वेलकम टू स्मार्ट एजुकेशन एक्स वाई जेड। आज हम बच्चों कक्षा 10 का जो इंग्लिश का मॉडल पेपर 7 है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो बच्चों आज का जो पहला सवाल है ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंसिव का है। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। यानी हमें एक पैसेज दे रखा है जिसको हमें पढ़ना है। ये हमारा एक अनसीन पैसेज है जिसको हमें पढ़ना है और इसके जितने भी आंसर है जो हमें देने हैं सारे हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होने वाले हैं। सबसे पहले बच्चों एक बार इसको हम पढ़ लेते हैं कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। वोट आर वेलकोनस, यानी इसका मतलब होता है बच्चों ज्वालामुखी। वेलकोनस का मतलब क्या होता है? ज्वालामुखी। यानी ज्वालामुखी क्या है? इन अपीरियंस इट लुक्स लाइक ए कॉन्सेप्ट माउंटेन, यानी दिखने में ये शंकु के आकार का कैसा लगता है? पहाड़ जैसा। यानी इसका आकार कैसा है? कोण, यानी शंकु के जैसा पहाड़ की तरह दिखता है। बट द टॉप ऑफ द कोन इज रादर फ्लैट एंड होलो, यानी यहाँ पर बोला गया है कि जो शंकु का शीर्ष है वो क्या है? सपाट और खोखला है। फ्लैट यानी तो सपाट, होलो यानी क्या होता है बच्चों? खोखला। दिस इज द क्रेटर, यानी ये गड्ढा है। विच इज एज इट वर द माउथ ऑफ द वेल्केनो, यानी यहाँ पर बोला है कि जो मानो ज्वालामुखी का मुंह है। The volcano is formed by meteor rock mountain coming up from below the earth's crust by molten rock. We mean rock which is so hot that is turned like liquid. This rock is called lava. यानी यहाँ पर बोला है कि ज्वालामुखी की सतह के नीचे से आने वाली द्रव चट्टानों से बनता है। यानी किससे बनता है? द्रव चट्टानों से। पिघली हुई चट्टानों से हमारा मतलब है ऐसी चट्टानें जो इतनी गर्म होती है कि तरल की तरह बह जाती है, जिसको किसके नाम से जाना जाता है? लावा के नाम से। अगला है इमेजिन ए सॉर्ट ऑफ पाइप कमिंग अप डीप डाउन इन द अर्थ सरफेस पासिंग थ्रू द रॉक्स ऑफ अर्थ क्रस्ट एंड कमिंग अप टू द क्रेटर, यानी कल्पना कीजिए कि धरती की सतह के नीचे से एक तरह का पाइप आ रहा है जो धरती की सतह की चट्टानों से गुजरता हुआ क्रेटर तक आ रहा है। द लावा फोर्सेस इट्स वे अप दिस पाइप एंड ओवरफ्लोज टू फॉर्म द साइड्स ऑफ द वेल्केनो। लावा इस पाइप से ऊपर की ओर बहता है और ज्वालामुखी के किनारों को बनाने के लिए बहता है। द वेल्केनिक माउंटेन इज देयरफॉर फाउंड इन द एरियाज वेयर द अर्थ सरफेस इज for some reason weak and cannot resist the pressure of the molten lava, यानी इसलिए ज्वालामुखी पिघलते हुए लावा के दबाव का प्रतिरोध नहीं कर सकता है। यानी यहाँ पर बोला गया है कि ज्वालामुखी होती है पर्वत उन क्षेत्रों में पाई जाती है जहाँ किसी कारण से धरती की सतह कमजोर और कमजोर होती जा रही है, जिसके कारण क्या होता है? लावा बाहर निकल जाता है। यानी यहाँ पर हमें किसके बारे में बोला गया है बच्चों? पैसेज वेल्केनो। यानी यहाँ पर हमें बताया गया है कि ज्वालामुखी क्या होता है, लावा क्या होता है और इसका निर्माण किस तरह से होता है। चलो एक एक करके इसके जितने सवाल उनको देख लेते हैं। व्हाट इज द स्टेट ऑफ मोल्टन रॉक, यानी यहाँ पर बोला गया है कि पिघलती हुई चट्टान की क्या अवस्था है? तो बच्चों वो क्या है? लिक्विड, यानी तरल पदार्थ है। द माउथ ऑफ द वेल्केनो इज कोल्ड, यानी इसका जो मुंह है उसको क्या कहा जाता है? तो बच्चों इसको कहा जाता है क्रेटर कहा जाता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोल्टन रॉक, यानी मोल्टन रॉक का क्या मीनिंग है? यानी जो पिघलती हुई चट्टानें हैं उसका अर्थ क्या है? तो बच्चों इसका अर्थ होगा हमारा रॉक विच इज हॉट और रन्स लाइक लिक्विड, जो क्या है? चट्टानें गर्म है और तरल की तरह बहती है। What does the appearance of volcanoes look like, यानी यहाँ पर बोला गया है कि ज्वालामुखी का जो स्वरूप है वो किस प्रकार का है? तो बच्चों यहाँ पर अगर हम बात करें तो कौन शेप माउंटेन, यानी किसकी तरह है बच्चों? जो फर्स्ट लाइन थी इट लुक्स लाइक कौन शेप माउंटेन, यानी यहाँ पर बोला गया है कि शंकु के आकार का क्या है? एक पर्वत है। चूज द सिमिलर वर्ड ऑफ द फॉलोइंग पैसेज। होल, होल का मतलब क्या होता है बच्चों? छिद्र होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? होलो। होलो यानी भी क्या होगा? छेद। हमें बताना है अपोजिट वर्ड ऑफ द फॉलोइंग पैसेज फ्रॉम बम्पी। बम्पी का मतलब होता है बच्चों उबड़ खाबड़। कौन सी जगह? उबड़ खाबड़। बम्पी यानी उबड़ खाबड़। तो इसका जो बच्चों हमारे यहाँ पर सेम अर्थ होगा वो होगा फ्लैट। फ्लैट यानी भी क्या होता है बच्चों? उबड़ खाबड़। तो बच्चों ये पहला हमारा पैसेज था। चलो अब दूसरा जो पैसेज है उसको भी पढ़ लेते हैं। सबसे पहले बोला गया है कि हमें इसको पढ़ना है और नीचे जो क्वेश्चन दे रखे हैं उनके आंसर करने हैं। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले लिखा हुआ है बच्चों वी वॉन्ट प्योरिटी, यानी हम क्या चाहते हैं बच्चों? हम पवित्रता चाहते हैं। प्योर फूड, यानी बच्चों यहाँ पर शुद्ध भोजन। प्योर वाटर यानी शुद्ध पानी। प्योर एयर यानी शुद्ध हवा।
वी लॉन्ग फॉर प्योर सराउंडिंग्स, यानी हम शुद्ध वातावरण की कामना करते हैं, यानी हमारे चारों ओर का जो वातावरण हो क्या होना चाहिए, प्योर होना चाहिए। वी यर्न फॉर प्योर हार्ट एंड प्योर लव, यानी हम शुद्ध हृदय और शुद्ध प्रेम की कामना करते हैं। वी प्रिपेयर प्योर एनवायरमेंट एंड प्योर सोसाइटी, यानी हम शुद्ध वातावरण और शुद्ध समाज को क्या देते हैं, प्राथमिकता देते हैं। वी आर फॉन्ड ऑफ प्योरिटी बिकॉज प्योरिटी प्रमोट्स हेल्थ, यानी यहाँ पर बोला गया है कि हम शुद्धता के शौकीन हैं क्योंकि शुद्धता स्वास्थ्य को क्या कहती है, बढ़ावा देती है। इम्प्योरिटीज आर इंजीरियस टू हेल्थ, यानी अशुद्ध स्वास्थ्य के लिए क्या है, हानिकारक है, यानी इंजीरियस टू हेल्थ। प्योरिटी प्रोवाइड्स पीस ऑफ माइंड, यानी शुद्धता मन को क्या देती है, शांति देती है। इम्प्योरिटीज इंपेयर द माइंड, यानी अशुद्धियां मन को खराब करती है। बोथ ऑफ द बॉडीली हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ वी नीड प्योरिटी, यानी शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य दोनों के लिए हमें शुद्धता की आवश्यकता है। वी डू रिक्वायर एनवायरमेंटल प्योरिटी फॉर ओवरऑल हेल्थ, यानी हमें समग्र स्वास्थ्य के लिए पर्यावरण की शुद्धता की क्या है, आवश्यकता है। प्योरिटी ऑफ बॉडी इज फिजिकल हेल्थ, यानी शरीर की पवित्रता क्या है, शारीरिक स्वास्थ्य है। प्योरिटी ऑफ स्पीच इज अनसलिड ट्रुथ, यानी यहाँ पर बोला गया है कि वाणी की पवित्रता भी क्या होनी चाहिए, निष्कलंक सत्य है। प्योरिटी ऑफ हार्ट इज अनसेल्फिश लव, यानी हृदय की पवित्रता निस्वार्थ क्या है, प्रेम है। प्योरिटी ऑफ थॉट इज राइटस रीजन, यानी यहाँ पर बोला गया है कि विचार की पवित्रता धार्मिक है। प्योरिटी ऑफ माइंड इज होलसम पीस, यानी मन की पवित्रता पूर्ण शांति है। प्योरिटी ऑफ एक्शन इन सिंसियर एंड अनसेल्फिश सर्वाइव, यानी विचार की पवित्रता धार्मिक कारणों, कर्म की पवित्रता ईमानदारी और निस्वार्थ है। अगला है प्योरिटी ऑफ सोसाइटी इज हार्मोनियस यूनिटी, यानी समाज की पवित्रता सामंजस्यपूर्ण एकता है। प्योरिटी ऑफ एनवायरमेंट इज सोल एलिवेटिंग सीनियरिटी, यानी पर्यावरण की पवित्रता आत्मा को ऊपर उठाने वाली क्या है, शांति है। इन द महाभारत देयर इज एन इंटरेस्टिंग एपिसोड टू इलस्ट्रेट द नेचर ऑफ प्योरिटी, यानी महाभारत में पवित्रता की प्रकृति को दर्शाने के लिए एक रोचक प्रसंग है। द पांडव्स एंड कौरव्स आर द्रोणास डिसिप्लिन, यानी यहाँ पर बोला गया कि पांडव और कौरव द्रोण के शिष्य थे। दे वर वंस summoned by the preceptor द्रोणा फॉर ए टेस्ट, यानी एक बार गुरु द्रोण ने उनकी परीक्षा के लिए बुलाया था, यानी कौरव और पांडवों को। अगला बच्चों यहाँ पर अगर पढ़ें, द ओल्डेस्ट ऑफ द पांडव्स युधिष्ठिर वॉज आस्क्ड टू ब्रिंग वन बेड पर्सन फ्रॉम द सोसाइटी, यानी यहाँ पर बोला गया है कि पांडवों का जो सबसे बड़ा कौन था, युधिष्ठिर, जो समाज से एक बुरे व्यक्ति को लाने के लिए कहा गया। द एल्डेस्ट ऑफ द कौरव्स दुर्योधन वॉज आस्क्ड टू फेच वन गुड पर्सन फ्रॉम द सेम सोसाइटी इन हस्तिनापुर, यानी बच्चों कौरवों में सबसे बड़ा कौन था, दुर्योधन को हस्तिनापुर में के उसी समाज के एक अच्छे व्यक्ति को लाने के लिए कहा गया। आफ्टर ए थ्रो सर्च बोथ द कजिन्स रिटर्न्ड एम्प्टी हैंडेड, यानी जो दोनों थे बच्चों यहाँ पर गहन खोज के बाद जो दोनों चचेरे भाई थे खाली हाथ लौट आए। द प्योर माइंडेड युधिष्ठिर फाउंड एवरीवन टू बी पियस एंड प्योर, यानी जो युधिष्ठिर है शुद्ध मन वाला ने सभी को पवित्र और शुद्ध पाया। द इम्प्योर माइंड ऑफ दुर्योधन फाउंड एवरीवन टू बी एविल एंड इम्प्योर, यानी जो दुर्योधन था जिसका मन कैसा था, अशुद्ध, उसने बुरा और सभी को अशुद्ध पाया। एज इज द माइंड सो इज द विजन, यानी यहाँ पर बोला गया है कि जैसा मन होता है वैसी क्या होती है, इंसान की दृष्टि होती है। प्योरिटी ऑफ माइंड मेक्स आवर विजन वर्ड्स एंड डीड्स प्योर, यानी मन की पवित्रता हमारी दृष्टि, वचन और कर्म को पवित्र बनाती है। इट हैज ऑल्सो द पावर ऑफ प्योरीफाई पीपल, यानी हमने लोगों को पवित्र करने की भी शक्ति होती है। एविल हैज नो पीस इन द प्रेजेंस ऑफ प्योरिटी, यानी पवित्रता के सामने बुराई का कोई स्थान नहीं होता है। नॉर कैन इट फेस प्योरिटी एज डार्कनेस कैन नॉट फेस द सन, इट ओनली गेट्स चेंज्ड इनटू प्योरिटी, न ही वह पवित्रता का सम्मान करती है जैसे अंधकार सूर्य का सामना नहीं कर पाता है, वे केवल पवित्रता में
बदल जाता है। तो बच्चों यहाँ पर जो मन है उसके बारे में बताया गया है कि प्योरिटी यानी पवित्रता के बारे में क्या क्या चीजें बताई गई है। चलो अब इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं। वाई आर वी फाउंड ऑफ प्योरिटी, यानी हम पवित्रता के शौकीन क्यों है? तो वी आर फाउंड ऑफ प्योरिटी बिकॉज इट्स प्रमोट्स हेल्थ, यानी ये क्या करता है कि स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है, यानी प्रमोट करता है। वॉट डज प्योरिटी ऑफ बॉडी गिव, यानी शरीर की पवित्रता हमें क्या देती है? तो प्योरिटी ऑफ बॉडी गिव्स फिजिकल हेल्थ, यानी हमें शारीरिक स्वास्थ्य मिलता है। वॉट डू वी लॉन्ग फॉर, यानी हम इसकी चाहत रखते हैं। तो वी लॉन्ग फॉर प्योर सराउंडिंग, यानी हम हमारा जो चारों ओर का वातावरण है वो शुद्ध चाहते हैं। वॉट इज द प्योरिटी ऑफ स्पीच एंड हार्ट, यानी हम इसकी वाणी और हृदय की पवित्रता क्या है? द प्योरिटी ऑफ स्पीच इज अनश्यूल्ड ट्रूथ, द प्योरिटी ऑफ हार्ट इज अनसेल्फिश लव, यानी यहाँ पर बोला गया है कि वाणी की पवित्रता है वो निष्पलक सत्य है और हृदय की जो पवित्रता है वो निस्वार्थ प्रेम है। हु वॉज द्रोणा, यानी यहाँ पर बोला गया है कि द्रोण कौन था? द्रोण वॉज द गुरु ऑफ द पांडव्स एंड द कौरव्स प्रिंसेस, यानी यहाँ पर बोला गया है कि जो द्रोण थे वो क्या थे? पांडव और कौरवों, जो राजकुमार थे पांडव और कौरव उनके गुरु थे। वॉट इज द प्योरिटी ऑफ थॉट माइंड एंड एक्शन, यही यहाँ पर पूछा गया है कि विचार मन और कर्म की पवित्रता क्या है? द प्योरिटी ऑफ थॉट इज राइटस रीजन, द प्योरिटी ऑफ माइंड इज होलसम पीस एंड द प्योरिटी ऑफ एक्शन इज सिंसियर एंड अनसेल्फिश सर्वाइव, यानी यहाँ पर बोला गया है कि विचार की पवित्रता ही धर्म की बुद्धि है, मन की पवित्रता है वो कल्याणकारी शांति है और कर्म की पवित्रता सच्ची और निस्वार्थ सेवा है। अगला है हाउ इज द सेइंग एज इज द माइंड सो इज द विजन ट्रू ऑन दुर्योधन, यहाँ पर बोला गया है कि हमें बोला गया है कि जैसा मन वैसी दृष्टि वाली कहावत दुर्योधन पर कैसे सत्य है? इट इज सो बिकॉज दुर्योधन वॉज बेड बाय द माइंड सो ही डिडंट फाइंड ए सिंगल गुड पर्सन इन हिज किंगडम, यानी इसलिए दुर्योधन से मन से बुरा है इसलिए उसे राज्य में एक भी अच्छा व्यक्ति नहीं मिला। राइट द सिमिलर वर्ड ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द पैसेज, यानी राइटियस, यानी यहाँ पर बोला गया है कि हमें धर्मी आदमी के बारे में। राइटियस यानी क्या होता है बच्चों? धर्मी, इसका हमें समानार्थी शब्द यानी बताना है सिमिलर वर्ड, तो क्या हो जाएगा बच्चों? पीएस हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? पीएस यानी पवित्र। अपोजिट वर्ड बताना है हमें एब्सेंस, एब्सेंस का मतलब होता है बच्चों अनुपस्थित, तो यहां पर इसका क्या हो जाएगा बच्चों? प्रेजेंस हो जाएगा यानी उपस्थिति। अगला है बच्चों जो हमारा सेक्शन डी है जिसके अंदर हमें राइटिंग सेक्शन दिया गया है, चलो पढ़ लेते हैं। यहां पर बोला गया है, अगर हम थर्ड की बात करें क्वेश्चन के अंदर, तो इमेजिन दैट यू आर अंकित लिविंग एट सुभाष नगर अजमेर, यानी कल्पना करो कि आपका नाम क्या है? अंकित है और आप सुभाष नगर अजमेर में रहते हो। वॉन्ट ए कैमरा ड्यूरिंग योर समर वेकेशन, यानी आप गर्मियों की छुट्टियों के लिए एक कैमरा चाहिए। राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड रिक्वेस्ट हिम टू लैंड योर हिज कैमरा, यानी यहाँ पर बोला गया है कि आपने मित्र को एक पत्र लिखकर उससे कैमरा उधार लेने का अनुरोध करें। यू मे टच अपॉन द फॉलोइंग पॉइंट्स, यानी आपको नीचे दिए गए बिंदु का प्रयोग करना है। वाई डू यू नीड ए कैमरा, यानी आपको कैमरे की आवश्यकता क्यों है। हु विल ऑपरेट इट, यानी इसे कौन चलाएगा। वेयर विल यू टेक इट, यानी आप इसे कहां पर ले जाएंगे। वेन विल यू रिटर्न, यानी आप इसे कब वापस देंगे। तो चलो बच्चों यहां पर हमें एक लेटर लिखना है, चलो देख लेते हैं। सबसे पहले आपका एड्रेस आ जाएगा, उसके बाद आपको जो भी डेट है वो लिखनी है और यहाँ पर माय डियर आपका जो भी फ्रेंड है उसका नाम लिख देंगे। माय एग्जामिनेशंस आर ओवर, यानी मेरे जो एग्जाम है वो समाप्त हो गए हैं। आई हैव डन वेल थ्रेट, यानी यहाँ पर बोला गया कि मैंने अच्छा प्रदर्शन किया है। द समर वेकेशन इन आवर स्कूल विल बिगिन फ्रॉम 16th ऑफ मई, यानी हमारे स्कूल में गर्मी की छुट्टियां 16 मई से स्टार्ट होगी। आई हैव प्लान टू विजिट माउंट आबू ड्यूरिंग दिस वेकेशन, यानी मैंने इस छुट्टी के दौरान माउंट आबू पर जाने की योजना बनाई है। आई वांट टू हैव सम पिक्चर्स टू कीप द मेमोरीज ऑफ माई विजिट टू दैट प्लेस फॉर फ्यूचर, यानी यहाँ पर बोला गया है कि मैं अपनी उस यात्रा की यादों को भविष्य के लिए सजाने के लिए कुछ तस्वीर लेना चाहता हूँ। सो आई नीड ए कैमरा ड्यूरिंग दिस वेकेशन, इसलिए मुझे इन छुट्टियों के दौरान एक कैमरे की नीड है। माई एल्डर ब्रदर एंड आई नो हाउ टू ऑपरेट इट, यानी मैं और मेरा बड़ा भाई इसको चलाना जानते हैं। वी विल टेक
अटर केयर ऑफ इट, यानी हम इसका पूरा ख्याल रखेंगे। आई शेल रिटर्न इट टू यू एज सून एज आई कम बैक फ्रॉम देयर, यानी मैं वहां से वापस आते ही आपको इसको लौटा दूंगा। आई होप यू विल नॉट रिफ्यूज मी फॉर इट, यानी मुझे आशा है कि आप मुझे इसे देने के लिए मना नहीं करोगे। प्लीज कन्वे माई बेस्ट रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स, कृपया अपने माता पिता तक मेरी शुभकामनाएं पहुंचाए। योर सिंसियरली, यानी आपका जो भी फ्रेंड है उसका नाम लिख दोगे, यानी आपका नाम क्या हो जाएगा बच्चों, अंकित, जो हमें यहाँ पर दे रखा था। अगला है बच्चों, यू आर अंकिता और अंकुर ऑफ क्लास 10th ऑफ आदर्श नगर आदर्श विद्या मंदिर जयपुर, यानी आपका नाम अंकित या अंकुर है जो आप आदर्श विद्या मंदिर जयपुर की कक्षा 10 का छात्र या छात्रा हो। राइट ए फॉर्मल ईमेल टू द हेडमास्टर ऑफ योर स्कूल एट HMAVMJPR@yahoo.com, यानी आपके हेडमास्टर है उनको एक आप फॉर्मल लेटर लिखना है और उनकी ईमेल आईडी आपको दे रखी है। रिक्वेस्टिंग टू अरेंज एक्स्ट्रा क्लासेस फॉर इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स फॉर इंप्रूविंग गुड रिजल्ट, यानी आपको एक औपचारिक ईमेल लिखना है अपने हेडमास्टर को यानी प्रधानाचार्य को कि आपकी अंग्रेजी और गणित की अतिरिक्त कक्षाएं की व्यवस्था की जाए। सबसे पहले बच्चों 2 आएगा, जो भी आपको ईमेल दे रखा वो लिखना है। सीसी यानी कार्बन कॉपी, तो बच्चों यहाँ पर हमें बोला नहीं गया है कि किसी और को सीसी में डालना है क्या। साथ में बीसीसी यानी ब्लाइंड कार्बन कॉपी, इसके बारे में भी नहीं बोला है, तो आप इसको एम्प्टी छोड़ देंगे। उसके बाद सब्जेक्ट फॉर अरेंजिंग एक्स्ट्रा क्लासेस फॉर इंग्लिश एंड मैथ्स। उसके बाद बच्चों आपको यहाँ पर लेटर लिखना है, मैडम और सर, आवर क्लास टीचिंग इज क्वाइट सेटिस्फैक्टरी बट वी वांट टू इंप्रूव आवर मार्क्स इन द एग्जामिनेशन, यानी यहाँ पर हमारी कक्षा शिक्षण काफी संतोषजनक है लेकिन हम परीक्षा में अपने अंक सुधारना चाहते हैं। Therefore, इसलिए यू आर रिक्वेस्टिंग टू अरेंज एक्स्ट्रा क्लासेस फॉर द अबाउ सिटेड सब्जेक्ट्स। Consequently, weak and meritorious students will be benefited, hoping to be favored with योर काइंड ऑर्डर, थैंकिंग यू योर्स ओबीडियंटली अंकिता, यानी यहाँ पर बोला गया है कि इसलिए आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त विषय के लिए अतिरिक्त कक्षाओं की व्यवस्था कर रहे हैं जिससे कमजोर और मेधावी छात्रों को लाभ मिल सके। आपके दयालु आदेश से आग्रहित करें। योर्स ओबीडियंटली, यानी आपका आज्ञाकारी क्या हो जाएगा बच्चों, अंकिता या अंकुर। अगर आप लड़के हो तो आपको अंकुर लिखना है, अगर आप लड़की हैं तो आपको अंकिता लिखना है। अगला है बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है जिसके अंदर हमें स्टोरी लिखनी है। चलो देख लेते हैं। यहाँ पर जो पहली स्टोरी है हंग्री फॉक्स की है, यानी फॉक्स एंड द ग्रेप्स, यानी एक लोमड़ी और फॉक्स यानी क्या होता है बच्चों, लोमड़ी, ग्रेप्स यानी क्या हो जाएगा, अंगूर। चलो इसके ऊपर लिखना है, पढ़ लेते हैं। वंस देयर वॉज ए फॉक्स, यानी एक लोमड़ी थी। वन डे सी वॉज वेरी हंग्री, एक दिन वो बहुत भूखी थी। सी कुड नॉट गेट फूड एनीवेयर, यानी उसे कहीं पे भी भोजन नहीं मिला। एट लास्ट, यानी अंत में सी सो ए वाइन इन द फार्मर्स फील्ड, यानी उसने एक आखिर में उसने किसान के खेत में एक बेल दिखाई दी। देयर वॉज नो वन, यानी यहाँ पर कोई नहीं था। सी वॉन्ट देयर, यानी वह वहां पर गई। सी सो मेनी राइप बंचेज ऑफ ग्रेप्स देयर, यानी यहाँ पर उसने अंगूर के बहुत सारे गुच्छे देखे। हर माउथ वाटर्ड, यानी उसके मुंह में पानी आ गया। बट द ग्रेप्स वर वेरी हाई, यानी लेकिन जो अंगूर थे बहुत ऊंचे थे। सी जम्प्ड एट देम बट सी कुड नॉट गेट देम, यानी उसने कूदा, यानी उसने कूदा लगाया, यानी वो उछलने लगी लेकिन उसे पकड़ नहीं पाई। सी जम्प्ड अगेन एंड अगेन बट ऑल इन वेन, यानी वो बार बार जंप लगाया लेकिन सब क्या हो गया, ऑल इन वेन, यानी सब बेकार चला गया। सी लुक्ड एट देम विथ ग्रीडी आईज बट सी वॉज हेल्पलेस, यानी वह बार बार कूदी लेकिन बेकार गया सब। उसने लालच भरी आंखों से उन्हें देखा लेकिन वह लाचार थी। सी सेड दैट द ग्रेप्स वर श्योर, यानी यहाँ पर अंगूर क्या है, खट्टे हैं क्योंकि वो उनको प्राप्त नहीं कर पा रही थी। सो सी शुड नॉट ट्राई टू गेट देम, सी वेंट अवे, यानी इसलिए उसे पाने की कोशिश नहीं करना चाहिए, वह चली गई। यहाँ पे मोरल यानी शिक्षा क्या मिलती, ग्रेप्स आउट ऑफ रीच आर सेड टू बी श्योर, यानी जो अंगूर पहुंच से बाहर होते हैं उन्हें खट्टा कहा जाता है। साथ ही बच्चों और के अंदर हमें एक और स्टोरी दे रखी है। यहाँ पर एक फार्मर रिटर्निंग होम कोल्ड इवनिंग सी ए स्नैक अनकॉन्शियस फॉर्मर टेक्स पीटी पुट्स इन बास्केट टेक्स इट होम, यानी यहाँ पर बोला गया है कि एक किसान और एक सांप, यानी फार्मर यानी तो क्या हो गया बच्चों, एक किसान और एक सांप के बारे में यहाँ पर हमें एक स्टोरी लिखनी है। सबसे पहले है देयर वॉज ए फार्मर, यानी एक किसान था। ही वॉज रिटर्निंग फ्रॉम हिज फील्ड, यानी वो अपने खेत से लौट रहा था। इट वॉज ए वेरी कोल्ड इवनिंग, यानी ये बहुत ही ठंडी शाम थी।
ही सो ए स्नेक ऑन द रोड, यानी उसने रोड पर एक सांप देखा। इट वॉज अनकॉन्शियस, यानी वह क्या था, बेहोश था। अनकॉन्शियस का मतलब होता है बच्चों बेहोश था। ही टुक पीटी ऑन इट, यानी उसे उस पर क्या आ गई बच्चों, दया आ गई, यानी उसने उस पर दया की, यानी उसको उस पर क्या आ गई थी, दया आ गई। ही पुट इट इनटू द बास्केट, यानी उसे टोकरी में डाल दिया। ही टुक इट होम, और उसे घर ले गया। ही पुट इट नियर द फायर प्लेस, यानी उसने उसको क्या रखा बच्चों, आग के पास में रख दिया। द स्नेक वॉज वार्म, यानी सांप क्या हो गया, गर्म हो गया। इट रिकवर्ड, यानी वो क्या हो गया बच्चों, ठीक हो गया। द फार्मर गेव मिल्क टू द स्नेक, यानी किसान ने उसको क्या दिया, दूध दिया। इट स्टार्टिंग मूविंग, यानी वो क्या हो गया बच्चों, हिलना स्टार्ट हो गया। द फार्मर्स सन वॉज प्लेइंग देयर, यानी जो फार्मर था उसका बच्चा वहां पर खेल रहा था। द स्नेक ट्राई टू बाइट द चाइल्ड, यानी जो स्नेक था उसने उसके बच्चे को काटना, यानी बाइट यानी काटने की कोशिश की। द फार्मर सो इट, यानी किसान ने उसे देखा। द फार्मर बिकम वेरी एंग्री, यानी जो फार्मर था वो बहुत दुख यानी क्रोधित हुआ। ही ड्रॉव इट अवे, यानी उसने उसे भगा दिया। तो मोरल क्या मिलता है, द विक्ड नेवर चेंज देयर नेचर, यानी यहाँ पर जो दुष्ट लोग होते हैं यानी विक्ड नेवर, वो कभी भी अपने स्वभाव को नहीं बदल सकते। क्योंकि किसान ने तो सांप को घर लेके आया था क्योंकि वो क्या था, बेहोश था, यानी उसकी हेल्प करना चाहा, लेकिन उसने ही उसके बच्चे को काटने की कोशिश की। अगला है बच्चों, अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 है, राइट ए पैराग्राफ इन द अबाउट 80 वर्ड्स ऑफ द पिक्चर्स, यानी यहाँ पर कुछ पिक्चर्स दे रखी है बच्चों, जिससे हमें पता चल रहा है कि यहाँ पर जो प्रदूषण की बात हो रही है, यानी पोल्यूशन की बात हो रही है। क्योंकि यहाँ पर जितनी भी पिक्चर्स दे रखी है सबके अंदर क्या बोला गया है, हमें पोल्यूशन के बारे में बताया गया है। चलो एक बार इनको पढ़ लेते हैं। यहाँ पर जितनी भी पिक्चर्स है ये पोल्यूशन से रिलेटेड है, तो हमें एक पैराग्राफ लिखना है, वो लिखना है बच्चों पोल्यूशन पे। चलो एक बार पढ़ लेते हैं। द अबाव पिक्चर्स डिस्क्राइब हाउ मैन इज पॉल्यूटिंग द एनवायरमेंट, यानी ऊपर दी गई तस्वीर बताती है कि मनुष्य किस तरह से पर्यावरण को प्रदूषित कर रहा है, यानी पॉल्यूटिंग कर रहा है। द एयर इज बीइंग पॉल्यूटेड बाय द इमिशन ऑफ हार्मफुल स्मोक्स फ्रॉम द व्हीकल्स, यानी वाहनों से निकलने वाली हानिकारक धुएं से हवा प्रदूषित हो रही है। दिस इमिशन कॉजेज फेटल डिजीज, यानी यहाँ पर बोला गया है कि इससे घातक बीमारियां हैं वो बन रही है। द साउंड पोल्यूशन इज कॉज्ड बाय म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, यानी ये जो संगीत वाद्य यंत्र है, लाउड स्पीकर आदि से ध्वनि प्रदूषण फैल रहा है। इट्स हार्मफुल फॉर ह्यूमन एयर्स, यानी जो मानव के कान है उनके लिए क्या है, बहुत घातक है। इट डिस्टर्ब्स पीस, यानी शांति को क्या करता है बच्चों, डिस्टर्ब करता है, यानी इसको भंग करता है। एनवायरमेंट इज पॉल्यूटेड बाय हार्मफुल गैसेस फ्रॉम द इंडस्ट्री, यानी उद्योगों से निकलने वाली हानिकारक गैसों से भी हमारा जो पर्यावरण है वो अशुद्ध हो रहा है। अगला है बच्चों यहाँ पर, इट हैज इंक्रीज द वर्ल्ड टेम्परेचर, यानी ये जो तापमान है उसको भी बढ़ा रहा है दुनिया का। वाटर पोल्यूशन इज कॉज्ड बाय द इंडस्ट्रियल वेस्ट लाइक कैफेटेरिया, रिफ्यूज, डर्टी एंड ग्रेवल एक्सेट्रा, यानी यहाँ पर बोला गया है कि फैक्ट्रियों से कचरा, गंदगी और बजरी आदि जैसे औद्योगिक कचरे से जल क्या हो रहा है, प्रदूषित हो रहा है। अगला है बच्चों, हमें एक और देर का है, यहाँ पर बोला है हैव यू एवर सीन ए फायर एक्सीडेंट, यानी आपने यहाँ पर कभी आग दुर्घटना देखी होगी। राइट ए पैराग्राफ इन अबाउट 80 वर्ड्स डिस्क्राइब इन फायर एक्सीडेंट, ऑल्सो मेंटेन दैट व्हाट यू आर सो एंड हाउ यू हेल्प्ड। यू मे बिगिन लाइक दिस, आई कांट फॉरगेट द फायर एक्सीडेंट आई विसंड, यानी यहाँ पर बोला गया है कि आपको एक जो आग दुर्घटना है उसके बारे में एक पैराग्राफ लिखना है, और आपको क्या लिखना है बच्चों यहाँ पर कि मैं उस अग्नि दुर्घटना को कभी भी नहीं भूल सकता। तो बच्चों एक बार हम लिख लेते हैं, ए फायर एक्सीडेंट, यानी एक अग्नि दुर्घटना। आई कांट फॉरगेट द फायर एक्सीडेंट आई विसंड इन माई नेबरहुड, यानी मैं अपने पड़ोस में हुई आग की घटना को कभी नहीं भूल सकता। आई वॉज स्लीपिंग ऑन द रूफ ऑफ माई हाउस, यानी मैं अपने घर की छत पे सो रहा था। सडनली यानी अचानक, आई हियर्ड ए लाउड नॉइस, यानी मैंने एक तेज आवाज सुनी। फायर फायर यानी आग आग। आई सो ए हाउस ऑन फायर, यानी मैंने देखा कि एक आग जो मकान था वो जल रहा था। सून आई रीच्ड देयर, यानी मैं वहां पर जल्दी से पहुंचा। मेनी पीपल वर देयर, यानी वहां पर बहुत सारे लोग थे। आई रेन टू ए टेलीफोन बूथ एंड कॉल्ड द फायर स्टेशन ऑफिस, यानी
मैंने क्या किया बच्चों, मैं भागकर एक टेलीफोन बूथ पे गया और मैंने फायर स्टेशन ऑफिस को कॉल किया। सम पीपुल वर थ्रोइंग वाटर ऑन द फायर, यानी कुछ लोग क्या कर रहे थे, आग पे पानी डाल रहे थे। सम पीपुल वर थ्रोइंग सेंड ऑन द फायर, और कुछ लोग क्या कर रहे थे बच्चों, आग के ऊपर सेंड यानी मिट्टी डाल रहे थे। देन फायर ब्रिगेड व्हीकल्स केम एंड कंट्रोल द फायर, यानी वहां पर बाद में क्या हुआ बच्चों, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आई और आग पर काबू पाया। वी थैंक्ड गॉड दैट देयर वाज नो लॉस ऑफ द लाइफ, यानी हमने भगवान का शुक्रिया अदा किया क्योंकि कोई भी जान माल की हानि का नुकसान नहीं हुआ। अगला है बच्चों जो हमारा सेक्शन सी है, इसके अंदर ये ग्रामर पोर्शन है जिसको हमें करना है। चलो एक बार इसको भी कर लेते हैं, किस प्रकार से हमें ग्रामर का सेक्शंस कवर करना है। सबसे पहले बच्चों अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 6 है, इसके अंदर हमें राइट वर्ब भरनी है। तो रोहित उर्दू फॉर 5 ईयर्स, बच्चों जब भी फोर सीन्स का प्रयोग होता है यानी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे उर्दू आ गया और साथ में क्या है, यहाँ पे रोहित है यानी सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो बच्चों हेज हेव में से किसी एक का प्रयोग करना है, तो सिंगुलर के साथ एज का प्रयोग होगा। और साथ ही बच्चों हमेशा किसका प्रयोग किया जाता है, बीन का प्रयोग। और साथ ही बच्चों यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमें आईएनजी लगाना है। तो लर्न के साथ क्या आ जाएगा बच्चों, आईएनजी क्या हो जाएगा, रोहित हैज बीन लर्निंग उर्दू फॉर 5 ईयर्स, यानी रोहित है वो 5 साल से उर्दू सीख रहा है। आई शो यू द डॉक्यूमेंट टुमारो, यानी मैं आपको जो डॉक्यूमेंट है वो कल दे दूंगा या शो कर दूंगा। तो बच्चों यहाँ पर टुमारो किसको शो करता है, फ्यूचर सिंपल को। तो क्या आ जाएगा बच्चों, आई के साथ शेल शो, क्या हो जाएगा, शेल शो। बच्चों आप विल भी लगा सकते हो क्योंकि आजकल सदी के साथ विल का प्रयोग भी किया जाता है। अगला है चूज द करेक्ट वर्ड ऑफ द फॉलोइंग ऑल्टरनेटिव्स, यानी यहां पर बोला है कि ही टू मी ऑन एवरी संडे, यानी यहां पर बोला गया है कि ही, बच्चों यहाँ पर जो एवरी आ गया ये बताता है प्रेजेंट सिंपल टेंस को। इसका मतलब क्या आएगा बच्चों, यहाँ पर या तो डू आएगा या डज या एस ई एस का प्रयोग होगा। तो बच्चों यहाँ पर पॉजिटिव सेंटेंस है तो हमें एस ई एस का प्रयोग करना है। तो ही क्या है बच्चों, सिंगुलर है तो इसके साथ क्या लगेगा, एस ई एस। तो यहाँ पर आ जाएगा ही कम्स टू मी ऑन एवरी संडे, यानी वह प्रत्येक रविवार को मेरे पास आता है। अगला है बाय द नेक्स्ट ईयर, ये बच्चों ये किसको बता रहा है, हमें फ्यूचर को बता रहा है, यानी नेक्स्ट ईयर यानी आगे आने वाले समय के बारे में बोल रहा है। ही सेकेंडरी एग्जामिनेशन, ही सेकेंडरी एग्जामिनेशन, यानी यहां पर आ जाएगा बच्चों विल हैव पास्ड, यानी आगे आने वाले समय में ही विल हैव पास ही सेकेंडरी एग्जामिनेशन, यानी वो क्या करेगा, अगले साल अपना जो सेकेंडरी एग्जामिनेशन है उसको पास कर लेगा। तो यहाँ पे आएगा विल हैव पास्ड। हैव के साथ हमेशा बच्चों वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस चेंजिंग देम इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। तो बच्चों देखो सबसे पहले आई सेड टू अनिल, यानी आई सेड का क्या हो जाएगा, टोल्ड अनिल। बच्चों यहां पर जब भी हमारे पास सेड टू हो गया, टोल्ड आ गया, तो यहां पर किसका प्रयोग होगा, कनेक्टर डेट का प्रयोग होगा। उसके बाद बच्चों यहां पर हमारा सब्जेक्ट क्या है, आई है, तो आई आ जाएगा। वॉन्ट है तो बच्चों यहां पर पास्ट टेंस है तो हमें इधर भी किसमें बदलना है, इसको पास्ट। तो वॉन्ट का क्या हो जाएगा बच्चों, वॉन्टेड टू वर्क फॉर। और बच्चों यू क्या है, सेकंड पर्सन है, तो सेकंड पर्सन यहां पर क्या है, अनिल है, तो क्या प्रयोग होगा बच्चों, यहां पर ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा, यानी यू का किस में बदल जाएगा बच्चों, हिम में बदल जाएगा। अगला है रामलाल सेड टू भोली कम विथ मी, यानी उसने ऑर्डर दिया, राम ने भोली को ऑर्डर दिया कम विथ मी, मेरे साथ आओ, आई विल टेक यू द स्कूल, यानी मैं आपको स्कूल ले चलती हूं। तो क्या हो जाएगा बच्चों, रामलाल क्या दिया था इसने, ऑर्डर्ड, क्या हो जाएगा बच्चों, ऑर्डर्ड टू, ऑर्डर्ड भोली, टू नहीं आएगा बच्चों, यहां पर क्या आ जाएगा, भोली, ऑर्डर दिया, क्या दिया, टू, कनेक्टर्स किसका प्रयोग होगा, टू गो, कम का क्या होगा, गो होगा, विथ मी बच्चों फर्स्ट पर्सन है तो किसके लिए आया ये, यहां पर रामलाल के लिए आया, तो क्या हो जाएगा बच्चों, इस यहां पर हिम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हिम। एंड एडेड, यानी दो सेंटेंस है तो हमें उसको क्या करना है, एडेड, फिर क्या लगाएंगे, देट। आई किसके लिए आया बच्चों, राम के लिए, तो क्या हो जाएगा इसका जो हमारा सब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। उसके बाद विल है, विल का पास्ट क्या होता है, वुड, वुड के साथ किसका प्रयोग करेंगे बच्चों, वुड टेक, वुड टेक। और यहां पर क्या हो गया बच्चों, यू है, तो यू किसके लिए आया, भोली, भोली लड़की है, तो क्या जाएगा यहां पर हर टू स्कूल हो जाएगा। अगला है यहां पर हमें क्या बताना बच्चों, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाला क्वेश्चन है, यानी ईच डे एंड ईच आवर। तो बच्चों जब भी ईच का प्रयोग होगा हमें क्या लगाना है, सिंगुलर वर्ब, तो किसका प्रयोग होगा यहां पर, ईच और एवरी के साथ ईच का प्रयोग यानी सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। अगला है द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ए स्ट्रॉन्ग आर्मी, यानी जो
यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, उसकी आर्मी कैसी है बच्चों, स्ट्रोंग है, यानी हेज किसका प्रयोग होगा यहाँ पर हेज का प्रयोग होगा, क्योंकि आर्मी क्या है, एक सिंगल हो जाएगा। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस, तो एवरीवन शुड सेव समथिंग, बच्चों जब भी मेन वर्ब आ रही उसके बाद क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा, तो समथिंग क्या बन जाएगा बच्चों, हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा समथिंग। और साथ में बच्चों यहाँ शुड है, तो शुड के साथ मॉडल के साथ किसका प्रयोग होता है बच्चों, हमेशा बी का होगा। और हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म, सेव की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, सेव्ड हो जाएगी, क्या हो जाएगी, सेव्ड। अगेंस्ट ए रेनी डे, तो अगेंस्ट ए रेनी डे। और बच्चों जब भी हमारे पास एवरीवन, एवरीथिंग, एवरीबडी ये वर्ड आते हैं तो हमें बाय लगा के इनको लिखना कंपलसरी नहीं है। दिस वर्क बुक कंटेन्स 120 पेजेस, तो बच्चों यहाँ पर मेन वर्ब क्या है, कंटेन है, तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, 120 पेजेस है, तो ये हम क्या बना देंगे, सब्जेक्ट बना देंगे, यानी ऑब्जेक्ट को हमें सब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है। उसके बाद बच्चों यहाँ पर प्रेजेंट टेंस है, तो प्रेजेंट सिंपल किस में बदल जाएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, तो क्या आएगा बच्चों, 120 पेजेस प्लूरल है, तो क्या आ जाएगा, प्लूरल के साथ आर का प्रयोग होगा। कंटेंट की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी बच्चों, कंटेंट हो जाएगा, कंटेंट। और साथ में बच्चों जब भी हमारे पास कंटेन आए तो यहाँ पर बाई की जगह इन का प्रयोग करेंगे, तो क्या लगा देंगे, इन दिस बुक, क्या आ जाएगा बच्चों, इन दिस बुक हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 10 है, जिसके अंदर बोला है फ्रेमिंग क्वेश्चन है, तो द ताज एक्सप्रेस अराइव इन धौलपुर 8:11 AM, तो बच्चों यहाँ पर बोला गया है कि वेन, यानी जो ताज एक्सप्रेस है वो धौलपुर कब पहुंचती है बच्चों, 11 बजे, तो वेन का मतलब हो गया, आंसर क्या हो गया, 11 बजे, तो 8:11 AM को छोड़ देंगे, बाकी सेंटेंस को टेंस के अनुसार अरेंज करना है। तो वेन यहाँ पर बच्चों SES लग रहा है, यानी प्रेजेंट सिंपल है, तो किसका प्रयोग होगा बच्चों, यहाँ पर डज। फिर क्या आ जाएगा, द ताज, यानी सब्जेक्ट क्या है, द ताज एक्सप्रेस आ जाएगा, EXPRESS आ जाएगा। और बाकी बचा हुआ पार्ट क्या, इन धौलपुर, धौलपुर हो जाएगा। अगला है 8 क्वेश्चन टेक, यानी यहां पर बोला गया है बच्चों, मिसेस शर्मा टीचेज अस इंग्लिश, यानी जो मिसेस शर्मा हमें इंग्लिश पढ़ाती है, तो बच्चों SES है, तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर डजंट हो जाएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव बनाना है, तो डज के साथ क्या लगा देंगे, नोट। मिसेस शर्मा क्या है बच्चों, यहाँ पर लड़की है, तो किसका प्रयोग होगा, यहाँ पर शी का प्रयोग होगा। वैसे आप क्वेश्चन नंबर 10 का 6 से लगाकर 10 तक जो ग्रामर पोर्शन है उनके आंसर आप देख सकते हैं। अगला है बच्चों हमारा जो 11 नंबर वाला है उसको भी हम देख लेते हैं। अगला है बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 है, जिसके अंदर हमें एक पैसेज दे रखा है, ये हमारी टेक्स्ट बुक में से आया हुआ है, चलो पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, द कुर्ग रेजिमेंट इज वन ऑफ द फेमस डेकोरेटेड इन द इंडियन आर्मी एंड द फर्स्ट चीफ ऑफ इंडियन आर्मी, यानी यहाँ पर बोला गया है कि कुर्ग रेजिमेंट भारतीय सेना में सबसे सम्मानित रेजिमेंटों में से एक है, और भारतीय सेना के पहले प्रमुख जनरल करियप्पा बी कुर्गी थे। क्या थे बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ जनरल करियप्पा वॉज ए कुर्गी। इवन नाउ, यहाँ पर बोला गया है कि आज भी। उसके बाद बोला है कि कोडबू आर द ओनली पीपल इन इंडियन परमिटेड टू कैरी फायर आर्म्स विदाउट ए लाइसेंस, यानी यहाँ पर आज भी कोडबू भारत में एकमात्र ऐसे लोग हैं जिन्हें बिना लाइसेंस के हथियार रखने की अनुमति है। द रिवर कावेरी ऑब्टेन्स इट्स वाटर फ्रॉम हिल्स एंड फॉरेस्ट्स ऑफ कुर्ग, यानी यहाँ पर बोला गया कि कावेरी नदी को कुर्ग की पहाड़ियों और जंगलों से पानी मिलता है। मासीर ए लार्ज फ्रेश वाटर फिश अबाउंड इन दिस वाटर्स, यानी यहाँ पर बोला गया है कि महासीर एक बड़ी मीठे पानी की मछली है जो इन जल में बहुत ज्यादा पाई जाती है। अगला है किंग फिशर्स डाइव फॉर देयर कैच वाइल स्क्वायल्स एंड lingers draw partially eaten food for the mischief of enjoying the splash and the ripple effect in the clear water, यानी यहाँ पर बोला गया कि किंगफिशर अपने शिकार के लिए गोता लगाती है, जबकि गिलहरी और लंगूर साफ पानी में छपाक और लहरों के प्रभाव का आनंद लेने के लिए शरारत के लिए आंशिक रूप से खाए गए फल गिराते हैं। एलिफेंट्स एंजॉय बीइंग बाथ्ड एंड स्क्रब्ड इन द रिवर बाय देयर मॉल्स, यहाँ पर बोला गया कि हाथी अपने महावतों द्वारा नदी में नहाए जाने और साफ किए जाने का आनंद लेते हैं। द मोस्ट लेड बैक इंडिविजुअल्स बिकम कन्वर्ट टू ए लाइफ ऑफ हाई एनर्जी एडवेंचर विथ रिवर राफ्टिंग, कैनोइंग, रैपलिंग, रॉक क्लाइंबिंग एंड माउंटेन बाइकिंग,
यानी सबसे शांत व्यक्ति भी रिवर राफ्टिंग, कैनोइंग, रिपलिंग, रॉक क्लाइंबिंग और माउंटेन बाइकिंग के साथ उच्च ऊर्जा वाले रोमांच के जीवन में परिवर्तित हो जाते हैं। न्यूमेरस वॉकिंग ट्रेल्स इन देयर रीजन आर द फेवरेट विथ ट्रेकर्स, यानी यहाँ पर बोला गया है कि सबसे लास्ट वाली लाइन में इस क्षेत्र में कई पैदल मार्ग ट्रैक्टर्स के बीच पसंदीदा है। पहला लिखा हुआ था जनरल केरियप्पा वॉच, यानी यहाँ पर बोला है कि जनरल केरियप्पा कौन थे उसके बारे में हमें बताना है। तो बच्चों वो क्या हो जाएंगे, हमारे जो केरियप्पा थे वो कुर्गी थे। दूसरा द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर फिश इज, यानी जो सबसे बड़ी फ्रेश वाटर की जो फिश है उसका नाम क्या है बच्चों, तो महासीर है। What are the favorite with ट्रेकल इन द रीजन, यानी यहाँ पर बोला गया इस क्षेत्र में ट्रैक्टर्स की पसंदीदा क्या है, यानी कौन सी चीज पसंदीदा है। तो यहाँ पर है न्यूमेरस वॉकिंग ट्रेल्स, यानी जो सबसे लास्ट वाली लाइन थी वो इसी के ऊपर थी। वाई डू यू स्क्वायल्स एंड लार्ज ड्रॉप्स पार्शली ईटन फ्रूट, यानी यहाँ पर बोला गया है कि गिलहरी और लंगूर आधा खाया हुआ फल क्यों गिरा देते हैं। तो बच्चों इसका आंसर होगा स्क्वायल्स एंड Laggards drops partially eaten food for the mischief of enjoying the splash and the ripple effect in the clean water, यानी गिलहरी और लंगूर साफ पानी में छप छप और लहरों के प्रभाव का आनंद लेने की शरारत में आधे खाए हुए फल गिरा देते हैं। अगला है वेयर डज कावेरी रिवर ऑब्टेन वाटर फ्रॉम, यानी जो कावेरी नदी है उसको पानी कहाँ से मिलता है। तो कावेरी नदी ऑब्टेन्स फ्रेश वाटर फ्रॉम हिल्स एंड फॉरेस्ट ऑफ कुर्ग, यानी इस नदी को ताजा पानी कुर्ग की पहाड़ियों और जंगलों से मिलता है। राइट द सिमिलर वर्ड अलाउड, अलाउड यानी बच्चों अनुमति देना, यानी क्या देना बच्चों, अनुमति देना। तो इसका सिमिलर वर्ड हमें बताना है, तो बच्चों क्या हो जाएगा, परमिटेड। बच्चों इसके अंदर एक और वाला सवाल और दे रखा है जिसके अंदर भी हमें एक टेक्स्ट बुक है उसमें से एक पैसेज दे रखा है, चलो पढ़ लेते हैं। अर्ली इन द न्यू ईयर ऑफ 1956 आई ट्रैवल्ड टू साउथर्न इराक, यानी यहाँ पर बात की जा रही थी 1956 के नए साल की शुरुआत में मैं दक्षिणी इराक गया था। बाय देन इट हैड क्रॉस्ड माई माइंड दैट आई शुड लाइक टू कीप एन अटर इंस्टेड ऑफ ए डॉग एंड दैट कमूस्टेरिना रिंग्ड बाय वाटर ए स्टोन थ्रो फ्रॉम इट्स डोर वुड बी एन इमिनेटली सुटेबल स्पॉट फॉर द एक्सपेरिमेंट, यानी तब वहां मेरे दिमाग में यह बात आ चुकी थी कि मुझे कुत्ते की जगह उदबिलाव रखना चाहिए और केमस फिरनी जो अपने दरवाजे से कुछ ही दूरी पर पानी से गिरा हुआ है इस प्रयोग के लिए एक बेहतरीन जगह होगी। वेन आई कैजुअली मेंशन्ड दिस टू ए फ्रेंड ही एज कैजुअली रिप्लाइड दैट आई हैड बेटर गेट वन इन द टिग्रिस मार्शल्स फॉर देयर they were a common as miscots and were often tamed by the Alps we, यानी यहाँ पर बच्चों इसको पढ़ लेते हैं। जब मैंने इस बारे में अपने एक मित्र को बताया तो उसने सहजता से उत्तर दिया है कि मुझे टेग्रिस दलदल में एक ले आना चाहिए क्योंकि वहाँ के मच्छरों की तरह ही आम थे, लोग अक्सर अरबों द्वारा उन्हें पालतू बनाया जाता था। वी आर गोइंग टू बसरा टू द कंसुलेट जनरल टू कलेक्ट एंड आंसर आवर मेल फ्रॉम यूरोप, यानी यहाँ पर बताया गया हम यूरोप से अपना मेल लेने और उसका जवाब देने के लिए बसरा में वाणिज्य दूतावास जा रहे थे। एट द कंसुलेट जनरल वी फाउंड दैट माय फ्रेंड्स मेल हैड अराइव्ड बट दैट माइन हैड नॉट, यानी वाणिज्य दूतावास में हमने पाया कि मेरे मित्र का मेल तो आ गया था लेकिन मेरे पास नहीं आया था। विच एनिमल वुड बी नरेटर लाइक टू कीप, यानी यहाँ पर बोला गया है कि कवि किस प्रकार का जो वो बच्चों यहाँ पर बोला गया है कि नरेटर किस प्रकार का जानवर है उसको रखना चाहता है। तो बच्चों इसका आंसर होगा हमारा जो इस वाले पैराग्राफ के अंदर हमें बोला गया है, किसकी बात की गई है बच्चों, यहाँ पर हमें अटर यानी जो उदबिलाव है उसकी बात की गई है। दे वर एज कॉमन एज मॉस्किटोज द राइटर मीन्स, यानी यहाँ पर बोला गया है कि वे मच्छर की तरह आम थे। लेखक का आशय किस चीज से है, तो बच्चों यहाँ पर बोला गया है इन ए ग्रेट नंबर। वेयर वॉज द कॉन्सुलेट जनरल, यानी कॉन्सुलेट जनरल था वो कहाँ था, तो ये हमें बच्चों यहाँ पर बताना है। तो वो कहाँ पे था, इन बसरा के अंदर था। अगला है बच्चों क्वेश्चन 4th नंबर का क्वेश्चन है जिसके अंदर हमें बोला गया है, चलो एक बार सही से देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, वेन डिड द ऑथर ट्रैवल टू साउथर्न इराक, यानी साउथर जो हमारा कवि है वो साउथर्न इराक कब गया था ये हमें बताना है, यानी दक्षिण इराक की यात्रा उसने कब की थी।
तो द ऑथर ट्रैवल टू साउथर्न इराक अर्ली इन द न्यू ईयर ऑफ 1956, यानी 1956 के नए साल की शुरुआत में वो दक्षिणी इराक गया था। वॉट डिड द राइट विश टू टेम, यानी यहाँ पर बोला गया है कि लेखक क्या वश में करना चाहता था। द राइटर विश टू टेम ए अटर इंस्टीड ऑफ ए डॉग, यानी यहाँ पर बोला गया है कि लेखक कुत्ते के बजाय ऊद बिलाव को क्या करना चाहता था, पालना चाहता था। राइट द सिमिलर वर्ड कन्वीनियंट, कन्वीनियंट का मतलब होता है बच्चों सुविधाजनक, क्या हो जाएगा, सुविधाजनक। तो हमें बच्चों ऐसा सिमिलर वर्ड बताना है, तो क्या हो जाएगा बच्चों, सूटेबल यानी उपयुक्त। अगला है बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 है, जिसके अंदर हमें 3 क्वेश्चन दे रखे हैं, हमें कोई भी 2 क्वेश्चन करने हैं। चलो एक बार देख लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पर अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 12 का, जो पहला है बोला है वो टाइप ऑफ सोसाइटी डज मंडेला विश टू कम आउट ऑफ ह्यूमन डिजास्टर फेस्ड बाय देम, यानी मंडेला मानवीय आपदा से उभरकर किस प्रकार का समाज चाहते थे। तो मंडेला विशेष ए सोसाइटी टू कम आउट ह्यूमन डिजास्टर ऑन विच ऑल ह्यूमैनिटी विल हैव प्राउड पीपल होप सो फ्रॉम दिस न्यू बॉर्न लाइबर्टी, यानी मंडेला चाहते थे कि मानवीय आपदा से एक ऐसा समाज निकले जिस पर पूरी मानवता को गर्व हो। लोग इस नवजात स्वतंत्रता से ऐसी उम्मीद रखते हैं। हाउ इज स्वीट ब्रेड नॉन एज बॉल इम्पोर्टेंट, यानी बॉल के नाम से जाने जाने वाली मीठी रोटी किस प्रकार महत्वपूर्ण है। तो इट इज यूज्ड इन ए पार्टी और ए फीस्ट और एन एंगेजमेंट फंक्शन। इट इज ए मस्ट फॉर क्रिसमस एज वेल एज अदर फेस्टिवल्स, यानी इसका इस्तेमाल किसी पार्टी, दावत, सगाई समारोह में किया जाता है। क्रिसमस के साथ साथ अन्य त्योहारों पर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। हुज कंपनी डू वी गेट इन कुर्ग, यानी कुर्ग में हम किसकी संगत मिलती है। तो बच्चों बर्ड्स, बीज एंड बटरफ्लाइज आर देयर टू गिव अस कंपनी। मोक्यूस, मोबलार, स्क्वैल्स, लंगर्स एंड स्लेंडर्स, लॉरिस कीप ए वॉस्डफुल आई, वाइंड एलिफेंट्स आर देयर, यानी यहाँ पर पशु, मधुमक्खियाँ, तितलियाँ हमारे साथ देने के लिए वहाँ मौजूद है। मेकाक, मालाबार गिलहरी, लंगूर और पतले लोरिस हमारी निगरानी करते हैं। जंगली हाथी भी वहाँ मौजूद है। हाउ वॉज मिज टू बी ट्रांसपोर्टेड टू इंग्लैंड, यानी मिज को इंग्लैंड कैसे लाया गया था। तो मिज वॉज टू बी ट्रांसपोर्टेड टू इंग्लैंड बाई ए फ्लाइट टू पेरिस एंड फ्रॉम देयर टू लंडन। द एयरलाइन instituted to pack Miz into an 18 inches square box and it was to be kept on the floor at the feet, यानी मिज को पेरिस की फ्लाइट से इंग्लैंड लाया गया था, वहां से लंदन। एयरलाइन ने मिज को 18 इंच के चौकोर बॉक्स में पे कर दिया था और इसे पैर पास फर्श पर रखना था। क्वेश्चन नंबर 13 है, हमें 2 में से किसी एक का आंसर करना है। पहला है बच्चों What is written about the tea pluckers in the lesson the tea from Assam? तो यहाँ पर बोला गया है कि असम से चाय, पाठ में चाय तोड़ने वालों के बारे में क्या लिखा है। The tea pluckers are those people who pluck tea leaves from the bushes of tea. They all work in group. They have bamboo baskets on their backs. They wear plastic aprons. They pluck newly sprouted leaves for tea plants. They are very efficient in the work. Their selection of the tea leaves is very remarkable. They are very hard workers and attentive in their work. The tea pluckers play an important role in the production and availability of tea. यानी चाय तोड़ने वाले लोग जो चाय की झाड़ियों से चाय की पत्तियां तोड़ते हैं, वे सभी एक समूह में रहते हैं। उनकी पीठ बांस की टोकरियां होती है, वे प्लास्टिक के एप्रन पहनते हैं, वे चाय के पौधे की नई नई पत्तियां तोड़ते हैं। साथ ही बच्चों यहाँ पर नीचे में बोला गया देयर आर मेनी इफिशिएंट इन द वर्क, यानी वे अपने काम में बहुत कुशल है। द सिलेक्शन ऑफ द टी लीव्स इज वेरी रिमार्केबल, यानी चाय की पत्तियां उनका चयन बहुत उल्लेखनीय है। साथ ही वे अपने काम में बहुत मेहनती और चौकस है। चाय तोड़ने वाले चाय के उत्पादन और उपलब्धता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हाउ डिड वेली मैनेज हर ट्रिप टू द टाउन विदाउट हर मदर्स नॉलेज, यानी यहाँ पर बोला गया है, जो दूसरा क्वेश्चन था कि जो वेली है अपनी माँ की जानकारी के बिना शहर की कैसे यात्रा प्रतिबंधित की थी। तो बच्चों चलो इसका आंसर भी हम पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं। तो वेली वॉज प्लानिंग टू ट्रैवल टू टाउन बाय बस फॉर ए लॉन्ग टाइम. शी noticed the time of the arrival and departure of the bus. She planned that she should travel to the town when her mother was taking a nap. It was her first journey. She took the bus of 1 o'clock and returned by the same bus at 3:40 p.m. She took every care that her mother shouldn't have known about the journey. In this way, Valley planned her first bus trip. यानी यहाँ पर बोला गया है कि
यहाँ पर सबसे पहले हमें बोला है कि वेली लंबे समय से बस से शहर जाने की योजना बना रही थी। उसने बस के आने और जाने का समय ध्यान रखा। उसने योजना बनाई कि उसे शहर तब जाना चाहिए जब उसकी माँ जब के ले रही, यानी जब के ले रही हो। यह उसकी पहली यात्रा थी। उसने 1 बजे बस ली और उसी बस से 3:40 पर वापस लौट आई। उसने इस बस का पूरा ध्यान रखा कि उसकी माँ को उसकी यात्रा के बारे में पता न चले। इस तरह वेली ने अपनी पहली बस यात्रा की योजना बनाई। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 80 वर्ड्स, यानी 40 वर्ड्स, यानी हमें यहाँ पर दो में से कोई एक प्रश्न करना है और साथ ही इसका आंसर 40 वर्ड में देना है। व्हाट अकॉर्डिंग टू द चोकोव्स आर द डिफिट्स इन गैस, यानी यहाँ पर बोला गया है कि चुबुकोव्स के अनुसार गैस में क्या दोष है। तो यहाँ पर है गैस अकॉर्डिंग टू द चोकोव्स इज ओल्ड एंड एज अगली एज worn out cave horse. Its pedigree is not known. It is short in the muzzle. It is silly. Its buying cost is more than squares. It has gone lame now. यानी चोकोबो के अनुसार गैस पुराना और घिसे पिटे केब घोड़े की तरह बदसूरत है। इसकी वंशावली ज्ञात नहीं है। यह कुतन में छोटे हैं। महत्वपूर्ण है कि इसे खरीदने की लागत निचोड़ने वाले से अधिक है। अब वह लंगड़ा हो गया है। Why did Natalia and Lomo a demon of contradiction, यानी यहाँ पर बोला गया है कि नतालिया ने लोमो को विरोधाभास का दानव क्यों कहा है। Natalia said that on that day Lomo was a demon of contradiction. He first contradicted the ownership of the auction meadows and then said that his dog Gas was better than the dog Squires. इन नतले ने कहा कि उस दिन लोमो विरोधाभास का दानव था। उसने पहले ऑक्शन मिडोस के स्वामित्व का खंडन किया, फिर वह कहा कि उसका कुत्ता अनुमान है, उसका कुत्ता को निचोड़ने से वाले बेहतर है। 15 है जिसके अंदर हमें एक्सट्रैक्ट दे रखा है और उनके आंसर करने हैं। तो बच्चों यहाँ पर पहला है पिस्टल इन हिज लेफ्ट हैंड, पिस्टल इज इन राइट हैंड in his right and he held in his teeth as cutlass bright. His bread was black, one leg was good. It was clear that the pirate meant to no good. यानी उसके बाएं हाथ में पिस्तौल, दाहिने हाथ में पिस्तौल, उसके दांतों में एक चमकदार कटार थी, उसकी दाढ़ी काली थी, एक पैर लकड़ी का था। यह स्पष्ट है कि समुद्री डाकू का इरादा अच्छा नहीं था। What weapons did the pirate have, यानी जो डाकू था उसके पास, समुद्री डाकू के पास क्या क्या हथियार थे। The pirate had one pistol in his right hand and other in the left hand. He had a cutlass which was very bright in his teeth. यानी यहाँ पर बोला गया है कि समुद्री डाकू के दोनों हाथों में क्या थे, पिस्तौल थी। उसने अपने दांतों में एक कटलास पकड़े हुए थे जो बहुत चमकीली थी। How does the pirate look इन दीज लाइन्स, यानी इन पंक्तियों में समुद्री डाकू कैसा दिखता है। द पायरेट हैज ए ब्लैक बियर्ड, हिज वन लेग इज मेड ऑफ वुड, हैज नो इंटेंशंस ऑफ डूइंग एनी गुड वर्क्स, यानी समुद्री डाकू की दाढ़ी काली थी, उसका एक पैर लकड़ी का बना हुआ है, उसका कोई अच्छा काम करने का इरादा नहीं था। बच्चों यहाँ पर एक और वाला क्वेश्चन है जिसके अंदर भी हमें एक्सट्रैक्ट दे रखा है, चलो पढ़ लेते हैं। सबसे पहले आई हियर्ड एन ओल्ड रिलीजियस मैन बट यस्टर नाइट declare that he had found a text to prove that only God, my dear, could love you for yourself alone and not your yellow hair. यानी यहाँ पर बोला गया है कि बच्चों जो एक्सट्रैक्ट दे रखा है जिसको एक बार हम अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं कि किसके बारे में ये एक्सट्रैक्ट है। तो बच्चों सबसे पहले हमें इसके अंदर कुछ लाइंस के बारे में बताया गया है कि ये किसके ऊपर है। तो बच्चों यहाँ पर अगर हम पढ़ें तो मैंने कल रात एक बूढ़े धार्मिक व्यक्ति को यह कहते हुए सुना कि यह सिद्ध करने के लिए एक पाठ मिल गया है कि केवल भगवान मेरे प्रिय तुमसे सिर्फ तुम्हारे लिए प्रेम कर सकते हैं, साथ ही तुम सिर्फ तुम्हारे लिए प्रेम कर सकते हैं, तुम्हारे पीले बालों के लिए नहीं। वॉट डज द ओल्ड रिलीजियस मैन डिक्लेयर, यानी बूढ़ा धार्मिक व्यक्ति क्या घोषणा करता है। द ओल्ड रिलीजियस मैन डिक्लेयर्स दैट ओनली गॉड लव्स यू फॉर योरसेल्फ अलोन, यानी वृद्ध व्यक्ति घोषणा करता है कि केवल ईश्वर ही आपसे आपके लिए प्रेम करता है। वॉट डज द पोइट हियर, यानी कवि क्या सुनता है। द पोइट हियर्स अबाउट एन ओल्ड रिलीजियस मैन, ही हैज फाउंड ए रिलीजियस टेक्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ द ओल्ड मैन डिक्लेयर्स, यानी कवि एक बूढ़े धार्मिक व्यक्ति के बारे में सुनता है, उसे एक धार्मिक ग्रंथ मिला है, उसके आधार पर बूढ़ा व्यक्ति घोषणा करता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, हमें 3 में से किसी 2 का आंसर करना है। पहला है
राइट द आइडेंटिटी ऑफ द क्रोकोडाइल्स, यानी हमें बताना है कि मगरमच्छ की पहचान कीजिए। क्रोकोडाइल इज डेंजरियस, क्रोकोडाइल विप्स एज इट स्वेल्स इट्स विक्टिम्स, दस इट कैन बी आइडेंटिफाइड थ्रू इट्स फेक टीयर्स, इट इज ए बीस्ट, यानी यहाँ पर बोला गया है कि मगरमच्छ एक खतरनाक यानी डेंजरस है। मगरमच्छ अपने शिकार को निगलते समय रोता है, इसलिए उसके नकली आंसुओं से पहचाना जा सकता है यह एक जानवर है। What similarity has the poet drawn to the poem Fog, यानी यहाँ पर कवि कहता है कि कवि ने कोरा कविता के क्या समानता दर्शाई है। तो द पोएट कंपेयर्स फॉग विथ ए कैट, फॉग कम्स साइलेंटली रेस्टलिंग ऑन इट्स hunches as act a cat and disappear in the same manner as a cat does, यानी यहाँ पर बोला है कि कवि कोहरे की तुलना बिल्ली से करता है। कोहरा चुपचाप बिल्ली की तरह अपनी घुटनों पर आराम करता हुआ आता है और बिल्ली की तरह गायब हो जाता है। What text did the old religious man found about God's love, यानी धार्मिक व्यक्ति को ईश्वर के लिए प्रेम का कौन सा पाठ मिला। The old religious man found in the text which he found lines to prove that only God loves a human being truly and spiritually, यानी यहाँ पर बोला गया है कि यानी जो वृद्ध धार्मिक व्यक्ति को पाठ मिला कि उसे सिद्ध करने वाली पंक्तियां केवल ईश्वर के मनुष्य को सच्चा और आध्यात्मिकता प्रेम करता है। आंसर द एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, यानी हमें दो में से किसी एक का आंसर करना है। वोट प्रिपरेशंस डिड होरेक मेक फॉर रोबिंग द सोटोवर ग्रेंज, यानी यहाँ पर बोला गया है कि जो सोट ओवर है ग्रेंज को लूटने के लिए होरेंस ने क्या तैयारी की थी। तो बच्चों ही कलेक्टेड सफिशिएंट इंफॉर्मेशन फ्रॉम ए मैगजीन आर्टिकल्स विच हैड डिस्क्राइब्ड द सोट ओवर ग्रेंज गिविंग ए प्लान ऑफ ऑल द रूम्स एंड अ पिक्चर ऑफ द रूम्स। ही स्टडीड इट्स पाथ, इट्स इलेक्ट्रिक वायरिंग एंड इट्स गार्डन। ही ऑल्सो फाउंड आउट the family was in London. The two servants have gone to watch a movie and would not return before 4 hours. His preparations show that he was a meticulous planner, यानी यहाँ पर बोला गया है कि उन्होंने एक पत्रिका के लेख से प्राप्त जानकारी एकत्रित की जिसमें शॉर्ट ओवर ग्रेज का वर्णन किया गया है, जिसमें सभी कमरों की योजना और कमरों की एक तस्वीर दी गई है। उसमें उसके रास्ते, उसकी बिजली की तारों और बगीचे का अध्ययन किया। उन्होंने ये भी पता लगाया कि परिवार लंदन में था, 2 नौकर फिल्म देखने गए हैं और वो 4 घंटे से पहले वापस नहीं आएंगे। उसने तैयारी से पता चलता है कि एक सावधानीपूर्वक योजना बनाने वाला था। हाउ डिड द लॉयसेल्स रीपे फॉर द लॉस्ट नेकलेस। तो बच्चों यहाँ पर हमें बोला गया है कि लॉयसेंस ने खोए हुए हार की भरपाई कैसे की। तो बच्चों द रिपेड फॉर द लॉस्ट नेकलेस मॉनेटरली, फिजिकली एंड मेंटली। दे हैड 18,000 francs. They borrowed the rest from the issuers and the lenders in the repayment years. Matilda lost her beauty. Loisel toiled in the evenings. At night he did the work of coping. She would turn from a elegant beauty into a hard, cute woman. They sent away the maid, changed their leggings and rented some rooms in a attic. Matilda learned the odious work for a kitchen, यानी यहाँ पर हमें मेटिल्डा के बारे में बताया गया है कि उन्होंने खोए हुए कार की कीमत आर्थिक, शारीरिक और मानसिक रूप से चुकाई। उसके पास 18,000 फ्रैंक थे। उन्होंने बाकी पैसे सूदखोरों और उधारदाताओं से उधार लिए। चुकाने के लिए वर्षों से मटिल्डा ने अपनी सुंदरता खो दी। लॉयसेल शाम को मेहनत करता था, रात में वह नकल का काम करता था। वह एक सुंदरी से एक कठोर असभ्य महिला में बदल गई थी। उन्होंने नौकरानी को भेज दिया, अपने रहने के स्थान को बदल दिया और अटारी में कुछ कमरे किराए पर लिए। मटिल्डा ने रसोई का घिनौना काम सीखा था। क्वेश्चन नंबर 18, हमें बच्चों किसी 2 का आंसर देना है। हमें 3 क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं। पहला है व्हाट वाज द स्केन एट द फीडिंग टाइम, यानी यहाँ पर बोला गया है कि भोजन के समय दृश्य क्या था। एट द फीडिंग टाइम ट्रिस्टन सर्व्ड फूड इन ईच बॉल, देयर वाज ए हीडलॉन्ग रस एंड साउंड्स ऑफ हाई स्पीड ईटिंग, यानी यहाँ पर बोला गया है कि भोजन के समय ट्रिस्टन ने प्रत्येक कटोरे में भोजन परोसा, वहां बहुत जल्दी जल्दी खाने की आवाजें आ रही थी। What was the biggest mistake made by the Horace Dandy, यानी हॉरेंस डेंडी द्वारा की गई सबसे बड़ी गलती क्या थी। तो हॉरेस डेंडी removed his gloves to light the cigarette of the lady. He opened the safe without gloves. He left his
फिंगरप्रिंट्स देयर, यानी हॉरेंस डेंडी ने पहले ही महिला के सिगरेट जलाने के लिए अपने दस्तावेज उतारे। उसने बिना दस्ताने के तिजोरी खोली, उसने वहां अपनी अंगुलियों के निशान छोड़ दिए। Why did अब्राइट begin to lose interest in tagging butterflies, यानी अब्राइट की तितलियों को टैग करने की रुचि क्यों कम पड़ गई थी। The work of tagging butterflies were tedious. There were not much feedback in all the time he did it. Only 2 butterflies he had tagged were recaptured, यानी यहाँ पर बोला गया है कि तितलियों को टैग करने का काम बहुत थका देने वाला था। इस काम में बहुत ज़्यादा फीडबैक नहीं मिला। जब तक वह यह काम करता रहा सिर्फ 2 तितलियां ही दोबारा पकड़ गई जिससे उसे टैग लगाया गया था। चूज द करेक्ट आंसर, यानी लास्ट क्वेश्चन के अंदर में 4 प्रश्न पूछे जाने वाले हैं, सारे ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न होने वाले हैं और प्रत्येक प्रश्न हमारा 1 नंबर का होने वाला है। चलो एक एक करके सभी सवालों को देख लेते हैं किस प्रकार से हमें इनका आंसर करना है। तो बच्चों अगर पहला सवाल है व्हाई वॉज इट डिफिकल्ट टू रोब ए केयरलेस मैन, यानी यहाँ पर हमें बोला गया है कि एक लापरवाह आदमी को कपड़े पहनाना कठिन क्यों था। तो बच्चों यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा वो होगा ही डिड नॉट नोटिस दैट ही इज बीन रोब्ड, यानी उसे पता नहीं था कि उसे लूट लिया गया। व्हाट डिड हॉरेंस प्रॉमिस टू द लेडी, यानी हॉरेंस ने महिला से क्या वादा किया था। तो बच्चों उसने किया था नेवर टू डू रॉबरी अगेन, यानी वो दोबारा क्या नहीं करेगा, डकैती नहीं करेगा। व्हाट डिड ए ब्राइड डू आफ्टर हिज ग्रेजुएशन, यानी जो ए ब्राइड था उसने स्नातक के बाद क्या किया। तो बच्चों यहाँ पर हो जाएगा वर्क एट द आर्मी लेबोरेटरी एंड एट द लेबोरेटरी ऑफ यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, यानी सेना प्रयोगशाला और अमेरिकी रक्षा विभाग की प्रयोगशाला में उसने कृषि का काम किया था। हु वॉज मैक्स, यानी मैक्स कौन था। तो बच्चों इसका आंसर होगा ए सेक्रेट एजेंट, या वो क्या था बच्चों, एक गुप्त एजेंट था। तो बच्चों ये हमारा कक्षा 10 का इंग्लिश का मॉडल पेपर 7 था जिसको हमने बड़ी आसानी से हल करने का प्रयास किया है। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें।